भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। सभी दोनों हैंड्स को रब करेंगे। कवर योर आईज एंड हैंड्स अप। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन के लिए कोई भी बता दे। वेब जनरेशन पढ़ा था मैम, और लेयर पढ़ा था नेटवर्क सॉफ्टवेयर। उसमें लेयर पढ़ा था हमने, जो OSI लेवल थी उसमें 7 लेयर थे, और जो नेटवर्क लेवल आईपी में 4 लेवल पढ़े थे हमने, लेयर पढ़े थे। और इसके अलावा और लास्ट में हम URL पढ़ा था मैम। तो आज डिजिटल के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें हमारी डिजिटल पहले, मतलब कि हम कंप्यूटर द्वारा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और उनको हम सीख सकते हैं या उनके द्वारा उनका लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो इसमें कैसे, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, NAD है, नेशनल एकेडमी डिपोजरी है, NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, PG पाठशाला है, शोध गंगा है, शोध सिंधु है, यंत्रा है, फोसे है, स्पोकन ट्यूटोरियल पोर्टल है, रिचुअल लैब्स है, विद्वान पोर्टल हो गया, ज्ञान कोश हो गया, आचार्य हो गया, सारांश हो गया, और इस तरीके से ये। तो आज हम सबसे पहले स्वयं के बारे में पढ़ेंगे। स्वयं क्या है? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? बताएं स्वयं के बारे में। पता है किसी को? आवाज आ रही है? यस मैम, थोड़ा सा पता है मैम। बताएं। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन शिक्षा देता है। घर बैठे ही हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट भी अवेलेबल किया जाता है। जैसे 9वीं क्लास से MA की क्लास तक हम उसमें सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और इसमें 4 अध्याय रहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो आज हम स्वयं के बारे में पढ़ेंगे जो इसका है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका स्टडी वेब इज द एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पिरेशन माइंड्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म को भी अच्छे से लर्न कर लेंगे, और जो इसका हमारा लोगो है शिक्षित भारत और उन्नत भारत को भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका जो आपका लोगो है ये क्या, वो क्या है। तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। शिक्षित भारत और उन्नत भारत फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री में इसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग इंस्पिरेशन माइंड्स, तो ये स्वयं की फुल फॉर्म हो गई आपकी। तो स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मतलब कि हमारा MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICE के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है।
ठीक है। और स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 के पेश आम बजट के द्वारा सरकार द्वारा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने इसे लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च कब हुई थी? हमारे 9 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुई थी। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थी निशुल्क है, जो विद्यार्थियों के लिए निशुल्क है, इसलिए स्वयं पोर्टल उपलब्ध कोर्स भी निशुल्क है। जो इसमें जो कोर्स हैं वह भी निशुल्क होते हैं, फ्री में होते हैं। इस पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातक तक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं। जो छात्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उन्हें कुछ फीस लेकर कोर्स की सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। थोड़ी सी फीस लेती है और उसके बाद सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। ठीक है। और स्वयं पोर्टल पे उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग होते हैं। इसको भी लर्न कर लेंगे क्योंकि ये 4 भाग भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले वीडियो लेक्चर आता है। इसमें जो आपको पढ़ाया जाता है वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद स्पेशल प्रिपरेशन रीडिंग मटेरियल, आपको रीडिंग मटेरियल मिलता है। देन कैन बी डाउनलोड एंड प्रिंट, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, जो यहाँ इनके हाथ से जो हमको मटेरियल दिया जाता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू द टेस्ट एंड क्विज, और यहाँ पर मतलब कि सेल्फ असेसमेंट और क्विज भी होती है जिसके माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षण, आप अपने आपका मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपना क्विज वगैरह दी जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कितनी पर स्टडी आ गई है, पढ़ाई आ गई है। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स ऑफ द क्लीनिंग द डाउट, और संदेह दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच भी यहाँ पर होता है। तो 4 चीजें आपकी, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होते हैं, डाउनलोड प्रिंट आप कर सकते हैं जो भी स्टडी मटेरियल है, और यहाँ पर क्विज वगैरह भी होती है और ऑनलाइन मंच भी होता है जिस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये 4 चीजें आपके यहाँ पे हैं। स्वयं पोर्टल पे इंजीनियर, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, एजुकेशन आदि विषयों के कोर्स भी उपलब्ध होते हैं। तो ये स्वयं के बारे में सारी जानकारी है। तो इतना ओके है? यस मैम। चलो ठीक। तो अब जो स्वयं है, स्वयं इन 9 जो हमारे वो हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो क्या करता है, सेल्फ प्लेस इन द इंटरनेशनल कोर्स जो चलाता है। और NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस द लर्निंग, जो इंजीनियरिंग के लिए होता है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, इसके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है CEC कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ये होता है। NCERT तो सभी को पता ही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर द स्कूल स्टूडेंट एजुकेशन के लिए होता है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर द स्कूल एजुकेशन, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए है। और फिर आपका IGNOU आ जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर द आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। फिर है IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडी, जो मैनेजमेंट की स्टडी करवाते हैं। और फिर लास्ट में है NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। अब तो ये है, इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया 4 चीजों में। जो स्कूल एजुकेशन कौन कौन देते हैं आपके, NIOS और NCERT आपको स्कूल एजुकेशन की जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन उसके अलावा जो स्कूल से बाहर IGNOU है आपका, और NITTR के द्वारा ये एजुकेशन दी जाती है। जो अंडर ग्रेजुएशन हमें शिक्षा देते हैं इस स्वयं पर, वो NPTEL और AICTL और CEF और IIMB हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन देते हैं उसमें आपका NPTEL, NICTE, IIMB और UGC, ये सारे हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम को चलाते हैं। तो इतना ओके है सभी को?
जी मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में फिर लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा को हम पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, चैनल होते हैं इसमें। स्वयं प्रभा जीसैट 15 उपग्रह का एक प्रयोग करके 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित 32 डीएच चैनलों का एक समूह है। ये मेरे ख्याल से पहले का 32 है, अब चैनलों की संख्या बढ़ चुकी है। तो इसमें क्या होता है, 24 घंटे हमारे जो चैनल है वो चलते रहते हैं और 7 दिन में चैनल चलते रहते हैं वीक के। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के लिए समय चुन सकेंगे। मतलब कि जो नेक्स्ट डे होता है उसके में कम से कम 4 घंटे तक नई सामग्री होगी, उसे दिन में 5 बार दोहराया जाएगा। जैसे एक नई सामग्री आई और उसको दिन में 5 बार दोहराया जाएगा जो भी वह पढ़ाते हैं। यह चैनल BISAG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। जो भी ये चैनल होते हैं, स्वयं प्रभा के जो चैनल है वो BISG के द्वारा गांधीनगर से लिंक किए हुए हैं। ये सामग्री हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, NPEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS द्वारा प्रदान की जाती है। द इनफ्लिब्लेंट केंद्र वेब पोर्टल का रख रखाव करता है और इस जो हमारा पोर्टल है इसका रख रखाव इनफ्लिब्लेंट केंद्र करता है। ठीक है, और ये गांधीनगर द्वारा अपलिंक किए जाते हैं। तो स्वयं प्रभा के बारे में ओके है, और कोई कुछ जानता है स्वयं प्रभा के बारे में तो बताएं इसके अलावा। और इतना ओके है तो बताएं, आगे चलेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये हमारे एग्जाम में बहुत आ रहे हैं आजकल, स्वयं, स्वयं प्रभा, NAD और एक आपका हो गया NDL। तो NAD के बारे में पढ़ लेंगे पहले, नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी, जिसको डिजी लॉकर भी बोला गया है। ठीक है, तो डिजी लॉकर या NAD, नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि ये एक पहल है, इनके द्वारा ये बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये बनाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी की अवधारणा शैक्षिक संस्थान, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके शैक्षणिक पुरस्कार, जो भी अवार्ड्स वगैरह होते हैं, हमारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं और हमारी मार्कशीट वगैरह है, उनको संग्रहित और प्रकाशित करने के लिए 24/7 ऑनलाइन डिपॉजिटरी प्रदान करने के लिए MOE द्वारा एक पहल की गई है। मतलब ये 24 घंटे 7 दिन हम कभी भी देख सकते हैं और कभी भी इसमें स्टोर वगैरह करके रख सकते हैं अपनी जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स या हमारे मार्कशीट वगैरह होती हैं। डिजिटल डिपॉजिटरी न केवल एक एकेडमी पुरस्कार की आसान पहुंच है, पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इसमें हम दोबारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक ही बार, ये एक बार हो जाते हैं, उसमें हम डाल देते हैं तो ये हमेशा के लिए हो जाते हैं, और इन्हें हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोबारा भी हमें प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि इनकी प्रामाणिकता और सुरक्षित भंडारण की पुष्टि और गारंटी भी देता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी में अकादमिक पुरस्कारों को बनाए रखने से शैक्षणिक पुरस्कारों की ऑनलाइन पहुंच में सक्षम करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट और एम्प्लॉयज को लाभ मिलता है। जो भी हमारे किन किन को लाभ मिलेगा हमारा नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी से, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको, स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिलेगा, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि किसी किसी की हमारे सर्टिफिकेट वगैरह खो जाते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारे सर्टिफिकेट वगैरह खोने का डर है वह हमारा चले जाएगा, क्योंकि हम कभी भी वहां पर जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को मिलेगा। जिससे वेरिफिकेशन के लिए ऐसे पुरस्कारों के
प्रतिलेख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। सीधे आपके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपके डिजी लॉकर में चले जाते हैं। यह ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करके हमारे जो अवार्ड्स हैं, मतलब हमारे जो सर्टिफिकेट हैं, उनको जाली बनाने या जैसे धोखाधड़ी प्रथाओं को भी समाप्त करेगा। उससे जो हमारे जो सर्टिफिकेट वगैरह को डुप्लीकेट वगैरह बना लेते हैं, उससे ये चीज भी समाप्त हो जाएगी और पुरस्कार की परिमाणता और अखंडता को गोपनीय बनाए रखेगा। जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनकी प्रामाणिकता बनाए रखेगा और गोपनीयता मतलब कि उनको सेव करके रखता है और रिलीज नहीं करता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी ओके है। यस नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइब्रेरी के बारे में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। ये एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। सिंगल विंडो रिसर्च फैकल्टी है। MHRD द्वारा और NMEICT के तहत आई खड़गपुर को भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का विकास और एक राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण की ओर शीर्ष करने वाली परियोजना को मंजूरी दी गया है। किसके द्वारा बनाया गया? एक तो MHRD के द्वारा, एक NMEICT और IT खड़गपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध होते हैं। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से 15 लाख से अधिक छात्रों ने NDL में अपना पंजीकरण कराया है और NDL के एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध होता है। NDL के माध्यम से 72 लाख से अधिक डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हैं। सामग्रिक शिक्षा के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों और स्कूल स्तर के शिक्षा के सभी प्रमुख स्तरों का जीवन भर सीखने वाले शिक्षार्थियों से इस शिक्षा के उच्चतम स्तर तक कवर करती है। यह एक डिजिटल भंडारण है जिसमें पाठ्य पुस्तकें, लेखक, वीडियो, ऑडियो पुस्तकें, व्याख्यान, सिमुलेशन, कथा और अन्य सभी प्रकार के शिक्षण मीडिया शामिल होते हैं। जो ये हमारी लाइब्रेरी है, इसमें क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं? बुक भी है, हमारे आर्टिकल्स वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं, थीसिस हैं वो भी आ जाते हैं, और हमारे मनुस्क्रिप्ट होती हैं वो आ जाती हैं, ऑडियो हमारे लेक्चर हैं वो हो जाएंगे, और वीडियो जो लेक्चर हैं वह सभी इसमें आ जाते हैं। और ये किसके तहत है? MHRD के तहत और IIT खड़गपुर के हैं। और इसको 2 नामों से बोला जा सकता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI के नाम से भी आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, NDLI और NDL, इसके 2 नाम हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे डिजिटल संसाधन है, वो किस में भी हो सकते हैं, ऑडियो है, वीडियो है, थीसिस है, सारी चीजें यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको मिल जाती है। 72 लाख से ज्यादा यहाँ पे डिजिटल पुस्तकें हैं। तो ओके है सभी को? हाँ मैम MHRD मतलब कि लाइब्रेरी? MHRD लाइब्रेरी नहीं है, मानव संसाधन मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है MHRD का मतलब। अच्छा, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तकनीकी शिक्षा करने से। जी मैम। इसके 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which of the following institution is a part of SWAM launched by the government of India? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है E-ट्यूटोरियल, E-कंटेंट, असेसमेंट, डिस्कशन फॉर्म, क्लासरूम टीचिंग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे।
सी। सी, तो सभी सी कह रहे हैं। यस मैम। ओके, तो इसका आंसर सी ही है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है और फिफ्थ इसमें रॉन्ग है। क्लासरूम टीचिंग इसमें होती नहीं है। तो हमारी चार चीजें, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट और असेसमेंट और डिस्कशन फॉर्म, ये चार चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित में से सभी शैक्षिक उपाधियां और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंक प्रति इत्यादि का ऑनलाइन स्टोर हाउस कहाँ है, क्या है? नेशनल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। डी में डिपॉजिटरी में, डिपॉजिटरी है। नेशनल एकेडमिक डी आएगा मैम। जी इसका आंसर है, ठीक है। लाइब्रेरी में तो आपकी बुक्स वगैरह रहेंगे और डिपॉजिटरी। प्रमाण पत्र कहाँ आएंगे? जो हमारे सर्टिफिकेट है, हमारे एकेडमिक अवार्ड्स हैं, उनको बोला जाता है ना हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे डिप्लोमा है, डिग्री है और मार्कशीट वगैरह कहाँ रहती है? हमारे डिपॉजिटरी में रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे ईपीजी पाठशाला। पीजी का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो प्रोग्राम है हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है और इसके 3 पार्ट हैं अपने इसमें, ई अध्ययन, ई पाठ्य और यूजीसी मूक्स भी यहाँ पर होता है। 3 इसके भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब कि MHRD द्वारा भारत की सरकार की एक पहल है। MHRD द्वारा इसे ICT के माध्यम से एजुकेशन पर नेशनल मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका यूनिवर्सिटी गारंट कमीशन के द्वारा संचालन किया है, UGC के द्वारा जिसका संचालन करता है। हमारे देश के सभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें सोशल साइंस, आर्ट, फाइन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एंड नेचुरल एंड मैथमेटिक्स, साइंस, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज, इस तरीके के 70 विषयों में शिक्षा प्रणाली और उच्च गुणवत्ता पाठ्यक्रम आधारित इंटरैक्टिव ई सामग्री यहाँ पर मिलती है। सभी विषयों में जो ये विषय हैं और इनसे रिलेटेड जो विषय हैं 70 विषयों में, मतलब इन जो ये भी सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, इनमें 70 विषयों में यहाँ पर आपको सामग्री मिल जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय और देश भर के अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में काम कर रहे विषय विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। जो भी हमारे रिसर्चर हैं और हमारे विकास डेवलपमेंट संस्थान हैं, उनके द्वारा इनको विकसित किया गया है। जो भी ये इनके द्वारा जो मटेरियल बनाया जाता है, ई सामग्री हमारी बनाई जाती है, तो ये रिसर्चरों द्वारा बनाया गया है। प्रत्येक विषय में इन्विजिलेटर और पेपर कोऑर्डिनेटर, कंटेंट राइटर, कंटेंट रिव्यूअर और लैंग्वेज एडिटर और मल्टीमीडिया टीम कार्य करती है इस सबके मटेरियल को बनाने के लिए, जो पीजी पाठशाला के द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या हमारे सोशल साइंस, आर्ट, इन जो सब्जेक्ट हैं, इस तरीके के जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में नॉलेज दी जाती है। तो इसमें 3 चीजें और ऐड हैं, इसमें ई अध्ययन, ई पाठशाला, ई पाठ्य और मूक्स, यूजीसी मूक्स, ये 3 चीजें इसमें और ऐड हो जाती हैं। ई अध्ययन जो है हमारा, ई अध्ययन स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 700 ई पुस्तकें प्रदान करने का एक मंच है। सभी ई पुस्तकें ईजी पाठशाला में पाठ्यक्रम से ली गई हैं। यह वीडियो सामग्री की भी प्लेलिस्ट की सुविधा कराता है। मतलब यहाँ पे ई अध्ययन में क्या है, हमारे 700 पुस्तकें यहाँ पे दी है, ई बुक्स यहाँ पे दी गई हैं और पीजी पाठशाला पाठ्यक्रम से ली गई है। जो ये हमारा इसका जो पाठ्यक्रम है, जो भी इसका सिलेबस है, उसके द्वारा इसमें हमारी पुस्तकें ली गई हैं और इसमें वीडियो सामग्री, जो भी वीडियो सामग्री, वीडियो लेक्चर वगैरह होंगे, उनकी यहाँ पर प्ले लिस्ट भी है ई अध्ययन में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यूजी मूक्स। यूजीसी MOOC के स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रम एक MHRD की पहल है, जो स्नातक विषयों में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कार्य है। यूजीसी स्वयं एक राष्ट्रीय स्वयं में से एक है और इनफिल्मेंट यूजीसी MOOC के तकनीक के लिए भागीदार
होता है, जो ये पाठ्यक्रम विषयों के लिए कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर कराया जाता है। मूक्स क्या है? मूक्स कहाँ होता है? किसी को पता है मूक्स के बारे में? ओपन मैसिव ऑनलाइन ओपन क्लासरूम क्लास Massive open online courses. कोर्स, हाँ ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आएगा। तो ये क्या होता है, ये पहले जो हमारा, हाँ, मेरे ख्याल से यूके वगैरह में इसकी, ये बाहरी हमारा जो विदेशी है और जो हमारे यहाँ भारत में चलता है वो स्वयं का निर्माण हुआ है, और जो मुक्स है वो बाहरी है, उसी को देख के ही हमारा स्वयं का निर्माण हुआ है। तो ये पहले मतलब कि ऑनलाइन सब जगह बैठ के सभी लोग इसमें से शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, ठीक है। उसी तरह स्वयं का भी हमने वो निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारा ई पाठ्य। ई पाठ्य ईपीजी पाठशाला का एक वर्टिकल है जो सॉफ्टवेयर संचालित पाठ्यक्रम सामग्री पैकेज है, जो दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ कैंपस लर्निंग मोड में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले छात्रों को सुविधा प्रदान करता है। यह ऑफलाइन पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है। जो हमारा ई पाठ्य है, ई पाठ्य क्या करता है? ईजी पाठशाला का एक वर्टिकल है, मतलब कि एक उसका स्तंभ है, स्तंभ माना जाता है, जो सॉफ्टवेयर संचालित पाठ्यक्रम, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, जो भी था हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उनको बनाने के लिए जो होता है उनको संचालित पाठ्यक्रम सामग्री पैकेज यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ कैंपस लर्निंग मोड में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले छात्रों को यह सुविधा प्रदान की जाती है, और ये ऑफलाइन की भी इसमें सुविधा होती है। तो ये तीन चीजें आपकी आगे ई अध्ययन और यूजीसी मुक्स और ई पाठ्य, ये तीन चीजें होगी आपकी ई पीजी पाठशाला में। ओके है? यस मैम। जी मैम। फिर नेक्स्ट है हमारा इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होगा? डिफरेंसेस तीनों अलग अलग हैं। इसमें हाँ, मुक्स का है क्या आपका, ये आपका मुक्स की तरह कार्यक्रम यहाँ पे चलता है, और यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। सॉफ्टवेयर कोर्सेज या पैकेज यहाँ पर होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। शोध गंगा प्लेटफॉर्म है। ये थीसिस और शोध प्रबंध सूचना समृद्ध अद्वितीय स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हमारे, अगर हमें थीसिस वगैरह देखनी है तो वो थीसिस हम कहाँ पर देखते हैं, किसी को पता है? शोध गंगा में देखते हैं। उससे अलावा गूगल स्कॉलर में, मैम गूगल स्कॉलर में हम देखते हैं। गूगल जो स्कॉलर है उसमें हमें सभी जगह के, सभी मतलब वर्ल्ड में जितने भी रिसर्चर हैं उन सबकी रिसर्च हमें वहां पर मिल जाती है गूगल स्कॉलर में। तो शोध गंगा क्या है? शोध गंगा भारतीय है, जो मतलब कि यहाँ के लिए भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, या इंडिया में जो है। थीसिस और शोध प्रबंध सूचना के समृद्ध और अद्वितीय स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर शोध कार्य का एकमात्र स्रोत होता है जो विभिन्न प्रकाशन चैनलों को अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता। थीसिस और शोध प्रबंध के लिए उपयुक्त और कम उपयोग वाली संपत्ति बनी हुई है, जिससे अनावश्यक दोहराव होता रहता है, जो वास्तव में मानव के वित्तीय दोनों तरह के विशाल संसाधनों के अनुसाधन और उपयोग के विरोधी है। मतलब ये कह रहे हैं, जब हम, जैसे हमारे शोध गंगा, यहाँ पर हमारे जितने भी रिसर्चर होते हैं वे अपनी अपनी थीसिस यहाँ पर डालते जाते हैं। उससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि इस विषय पे थीसिस हो चुकी है तो किसी और विषय पे हमें थीसिस बनानी चाहिए और किसी चीज पर हमें रिसर्च करनी चाहिए। अब हम एक ही सब्जेक्ट पे बार बार रिसर्च करते रहेंगे उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उसका रिसर्च का हम क्या क्राइटेरिया जो है वो बदल देंगे। इसलिए शोध गंगा पर जाकर सब अपने थीसिस वगैरह डालते हैं, सब अपनी रिसर्च वगैरह डालेंगे, उससे हमें पता चलता रहेगा कि अभी तक किस किस चीज पर रिसर्च की जा चुकी है और किस पर हमने आगे करनी है। इसलिए शोध गंगा प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, जिससे क्या है, दोहराव नहीं हो, मतलब कि एक ही चीज को बार बार हम उसी पर रिसर्च ना करते रहें। इससे हमारे अनुसंधान और अपव्यय का विरोधी है ये, ठीक है। यूजीसी अधोसूचना एमफिल और पीएचडी डिग्री विनियम 2009 के
पुरस्कार के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया दिनांक 1 जून 2009 में विश्वविद्यालयों में शोधकर्ता द्वारा खुली पहुंच की सुविधा के उद्देश्य से थीसिस और शोध प्रबंध के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। तो इसका कब हुआ था? स्थापना 1 जून 2009 में इसको बनाया गया था। ठीक है। और दुनिया भर में अकादमिक समुदाय के लिए भारतीय शोध और शोध प्रबंध, भारतीय शोध जितने भी हमारी रिसर्च है और हमारी जो थीसिस वगैरह है उनके लिए बनाया गया है। केंद्रीय रूप से अनुरक्षित डिजिटल डिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक थीसिस की ऑनलाइन उपलब्धता न केवल भारतीय डॉक्टरेट थीसिस की आसान पहुंच और संग्रह को सुनिश्चित करती है, बल्कि अनुसंधान के मानक और गुणवत्ता को बढ़ाने में भी ये मदद करती है। जो भी हमारे वो रिसर्च है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में भी ये मदद करती है, और यह अनुसंधान के दोहराव और खराब गुणवत्ता की गंभीर समस्या को दूर करेगा। खराब दृष्टया और अनुसंधान उत्पादन में अनदेखी के परिणाम स्वरूप होता है। विनियम के अनुसार होस्टिंग की जिम्मेदारी शोधगंगा सभी संस्थान और विश्वविद्यालयों के लिए सुलभ इनबिल्ट केंद्र को सौंपा गया, और जो इस संस्थान और विश्वविद्यालयों के लिए जो मतलब इसका रख रखाव करता है वो इनबिल्ट केंद्र के द्वारा इसे सौंपा गया है शोध गंगा को। ठीक है, ओके है। मतलब कि जो भी रिसर्चर वगैरह हैं वो इसमें आके अपनी थीसिस को डाल सकते हैं। ओके है मैडम, इसमें हमें डालना पड़ती है या फिर खुद डल जाती है? खुद कैसे डलेगी? डालना ही पड़ेगा ना। नहीं मतलब मैडम, जो स्कॉलर होता है वो खुद डालता है स्कॉलर खुद डालेगा इसमें, और कोई नहीं डालेगा तो फिर? तो नहीं पता चलेगा। और मैम गूगल स्कॉलर में उसमें भी डालना पड़ती है? उसमें भी तो एक तो होता है हमारा ऑफिशियल रूप से होता है, ऑफिशियल रूप से भी आपका ई शोध सिंधु है, इसमें हर शोध गंगा है, इसमें हर कोई डाल सकता है। ठीक है ना। और जो हमारा ई शोध सिंधु है इसमें जो हमारी मतलब कि जो हमारे सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो संस्थान में वगैरह होंगे उनके द्वारा जो डाल दी जाएगी वो वाली रिसर्च होंगी। ठीक है। और इसमें कोई भी जो हमारे थीसिस हैं, जो रिसर्चर हैं वो इसमें डाल सकते हैं, कोई भी। यूजीसी डलवाती है वो पहले वाले जो बता रहे हो वही है क्या? इसमें कोई भी डाल सकते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, कोई है, कुछ वो इसमें डाल सकते हैं शोध गंगा में। नेक्स्ट है आपका ई शोध सिंधु। ई शोध, यहाँ पे शोध आना चाहिए। ई शोध सिंधु के पहल के माध्यम सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ये सही से नहीं हो पाया मेरे ख्याल से, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। ये डिजिटल मोड का उपयोग में सबसे अच्छा शिक्षा संस्थानों की पहुंच की अनुमति देता है। इसको भी आपका इनबिल्ट गांधीनगर गुजरात योजना द्वारा इसको लागू किया जाता है, ई शोध सिंधु को। और एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे यहाँ के 15,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं यहाँ पर ई शोध सिंधु में। और MHRD ने इसे ई शोध सिंधु का गठन करते हुए 3 पहल का विलय कर दिया था। 3 चीजों से ये मिल का बना है। UGC इंफ्रानेट डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्टेरियम और NLIST के द्वारा, और आपका NIST और AICT और कॉन्टेरियम के द्वारा इसको बनाया गया है ई शोध सिंधु को। यहाँ पे मतलब कि ये लाइब्रेरियां हैं, इन लाइब्रेरियों के द्वारा इसको बनाया गया है ई शोध सिंधु को। ठीक है, ओके है। ओके मैम। नेक्स्ट आ जाता है आपका ई यंत्र। ई यंत्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और IIT बॉम्बे के आयोजित एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम होता है। इसमें इसका लक्ष्य कृषि, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और आपका गृह होम के लिए, और स्मार्ट सिटी
के रखरखाव और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियर की प्रतिभा का उपयोग करना है। जो भी हमारे जो इंजीनियर जो युवा हैं, यंग हैं, उनके लिए इसका निर्माण किया गया है। और किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ई यंत्र का। और यहाँ पर उनको रोबोटिक्स जो होते हैं उसके आईआईटी बॉम्बे के द्वारा आयोजित किया गया है। और रोबोटिक्स के द्वारा मतलब कि जो भी कार्य कर सकते हैं इंजीनियर के द्वारा ये के लिए किया जाता है, इंजीनियरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी थीसिस वगैरह और वह कैसे मतलब इस कार्य को कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर स्टडी होती है ई यंत्र में। कोई और जानता है इसके बारे में तो बता सकता है ई यंत्र के बारे में? पढ़ा नहीं अभी, भूल गए। मतलब मैम ये यंत्र भी वही रोबोटिक्स गंगा का अध्ययन करने के लिए जो भी हमारे आजकल रोबोट्स वगैरह बनते हैं ना, और इंजीनियर वगैरह युवा इंजीनियर हैं, वो उसमें क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे रोबोटिक, आजकल रोबोटिक्स बहुत कार्य करते हैं। जैसे हमारे रोबोटिक क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हमारी वो है उद्योग वगैरह है, वहां पर आजकल रोबोटिक्स का यूज किया जा रहा है। तो किस तरीके से रोबोट वहां पे कार्य कर सकते हैं। जो डिफेंस है, डिफेंस में किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। होम के लिए या स्मार्ट सिटी के लिए जो हमारे रोबोट हैं, रोबोट को कैसे तैयार किया जाए उसके बारे में जो शिक्षा दी जाती है वो ये यंत्र के द्वारा दी जाती है। अब ओके है? हाँ। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉसे शिक्षा के लिए निःशुल्क और शुल्क स्रोत। शुल्क तो नहीं होगा, पता नहीं है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया मुझे लगता है। फ्री लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर द एजुकेशन। तो इसकी ये फुल फॉर्म है फ्री या लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन है। इसको क्या इसकी फुल फॉर्म हो गया सोर्स सॉफ्टवेयर एजुकेशन। इस प्रोजेक्ट फंड थ्रू द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू द आईसीटी। आईसीटी के द्वारा इसे दिया गया है, नेशनल मिशन एजुकेशन जो है आईसीटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फॉसी है ये हमारे प्रोजेक्ट हमारे देश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फॉल्स टूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। हमारा लक्ष्य शैक्षणिक संस्थानों से मालिकाना सॉफ्टवेयर पर निर्भरता करना होता है। जैसे हमें कोई भी चीज सीखनी है या जो भी हमारे आते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी हमें काम करना है किसी भी सॉफ्टवेयर पर, या अपने किसी कार्य को के लिए हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं ना, अपनी सुविधा वगैरह के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यस एंड नो? यस। टेक्स्ट लिखना है तो हम, जैसे वर्ड हो गया हमारा, हमें मैथ्स वगैरह का काम वगैरह करना है तो हमारे उसके लिए एक्सेल वगैरह की फाइलें हैं, तो ये क्या है सॉफ्टवेयर। इसी तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे मालिकाना सॉफ्टवेयर, वो जैसे हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें फ्री में वो सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को चाहिए होते हैं। ये हम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से फॉल्स टूल्स के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं कि वाणिज्य सॉफ्टवेयर के समतुल्य फॉल्स टूल्स द्वारा प्रस्थापित किया जाए। मतलब जो हम खरीद के सॉफ्टवेयर लेते हैं उसके जैसा ही हम फ्री में उसे प्राप्त कर सके। उस सॉफ्टवेयर को हम नए फॉल्स टूल्स को भी विकसित करते हैं और अकादमिक और अनुसंधान में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा टूल्स को अपग्रेड करते हैं। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें सॉफ्टवेयर मिलता है उसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई पेजेस है, उसमें आप 20 काउंट तक ही काम कर सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है, जो ये सॉफ्टवेयर आपको प्रदान किए जाते हैं इसमें आप जैसे 50 तक उसका ग्रेड को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें 50 काउंट तक संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, उस सॉफ्टवेयर में आप उस चीज को चेंज भी कर सकते हैं, उसको अपग्रेड भी करते हैं जो भी आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है। फॉसी परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। इसमें क्या रहता है, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं फॉसी में, ठीक है।
और वे सॉफ्टवेयर निशुल्क होते हैं, फ्री में दिए जाते हैं उन पे कार्य करने के लिए स्टूडेंट्स को। ओके है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्वयं प्रभा, ईपीजी पाठशाला और ई यंत्रा अंतस्थापित प्रणाली में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना, ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें पाठ्यक्रम प्राप्त करना, उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को 24/7 देखना, ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना। बी। बी कह रहे हैं, सभी बी कह रहे हैं। यस मैम बी। Yes, ma'am. B. बी तो स्वयं क्या है हमारा, ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना। स्वयं प्रभा क्या हमारा, थर्ड, उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम देखना 24/7। ईपीजी पाठशाला हमारा क्या हो जाएगा आपका, ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त करना, ठीक है। और फिर यंत्रा अतःस्थापित प्रणाली में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना, टू गेट हैंड्स एक्सपीरियंस सैम्बरम सिस्टम। तो ये आपके क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे मैच द फॉलोइंग में। आज इतना ही पढ़ते हैं, अभी थोड़ा और कुछ क्वेश्चन कल रह गए थे, उनको हम देख लेते हैं। डिजिटल उसमें से पूछना तो नहीं है किसी ने, इनिशिएटिव्स में से क्लियर है सभी को? यस या नो? यस मैम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के समूह नहीं है? Which one of the following is the not part of suite of the products of the Microsoft Office? C. Microsoft Publisher. C. सी। इसमें सभी रॉन्ग है, इसका मेरे ख्याल से आंसर आपका डी है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, इसको भी बाद में क्लियर करूंगी, जब मैं आंसर दिखाऊंगी ना उस वक्त क्लियर करूंगी, नहीं तो फिर सबके आंसर दिख जाएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है। पब्लिशर नहीं, वो होता है ये जो सारी चीजें है ना आपकी, एक्सेल, पावर पॉइंट और पब्लिशर और एक और चीज है, वो सब मिलके आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आ जाती हैं, इसलिए वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पाद के समूह में नहीं आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब कि चारों चीज मिलके आ जाती हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर आदि, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज द एन एग्जाम्पल ऑफ पैन, लैन, मैन, वैन। कैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे। निम्नलिखित में से अंडू टाइप का शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड मतलब कि सी, Control Z है। कंट्रोल जेड, तो इसका राइट आंसर कंट्रोल जेड है। एट विच लेयर OSI मॉडल नेटवर्क HTTP वर्क, कौन सी लेयर में HTTP कार्य करता है? फिजिकल लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्क लेयर में या एप्लीकेशन लेयर में? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर नहीं आएगा, आपका आएगा एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर यूज करेंगे, HTTP कहाँ हमारा यूज होगा? वेब ब्राउजर वगैरह कल बताया था ना,
तो भी हमारे HTTP का होंगे एप्लीकेशन लेयर में, ये है ना। नेटवर्क लेयर में कैसे आएगा, नेटवर्क लेयर में तो IP का यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर में HTTP और जो ये सारे आपके हैं प्रोटोकॉल, इन सब प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यहाँ पर भी एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में आपका HTTP, FTP और IRC, SSC, ये सारे हमारे जो भी प्रोटोकॉल है इनका यूज होता है। ओके, मैम आपने कुछ ट्रिक बताई थी ना इसकी 7 लेयर की, लिखना ही भूल गई। लिखना भूल गए। हाँ मैम, प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पे आऊंगा। हाँ, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊंगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन के जो हमारा भी क्वेश्चन पढ़ा था हमने, इसका आंसर डी कैसे, ये देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें 4 मुख्य प्रोग्राम शामिल होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रो पावर पॉइंट और माइक्रो पब्लिशर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका विंडोज नहीं आता है, तो इसलिए विंडो इसका आएगा। पब्लिशर भी होता है उसमें आपके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आता है उसमें 4 चीजें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो अलग है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर डी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेटवर्क लेयर सी कैसे दे रहा है। मैम इसमें OSI मॉडल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। उसमें भी तो एप्लीकेशन लेयर है। उसमें मैम जैसे ये जो OSI मॉडल में 7 लेयर बताए गए थे, में जो फिजिकल लेयर होता है, जो भौतिक होता है शुरुआती में, और फिर डाटा लिंक होता है, फिर नेटवर्क होता है। तो हम नेटवर्क में ही तो जो ये जो HTTP है, जैसे हाइपरटेक्स्ट जो लिंक रहती है, तो नेटवर्क तो हम लिंक को उसमें इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क में, उसके माध्यम से हम जाते हैं फिर। ओके, सॉरी अगर मेरे से गलत हो गया है तो इसका आंसर सी होगा आपका, नेटवर्क लेयर। मगर उसमें तो HTTP दिखा रहा है। चलो देखते हैं, अगर कल देखूंगी और सर्च करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिंट की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है डिजिटल पर इंच, डॉट्स पर सेंटीमीटर, डॉट्स पर मिलीमीटर। ए, हाँ बी कह रहे हैं, सभी बी कह रहे हैं। एक ही आंसर आया अभी मेरे पास, और आंसर नहीं आए। यस मैम, बी, डॉट पर इंच में आपकी प्रिंट की गुणवत्ता मापी जाती है, करेक्टर पर सेकंड और लाइन और आपका पेजेस से भी मापी जाती है और इंच से भी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पे डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, CPU, हब, स्विच या मॉडेम। मॉडम। तो इसका राइट आंसर मॉडेम है। मॉडेम से ही हम अपने जो हमारे वो होते हैं ट्रांसमीटर, जो डाटा होता है उसके द्वारा हम भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, which of the following is an address that the specifies the location of web pages। एक वेब पेज के लोकेशन की निर्दिष्ट करने वाला लापता क्या, वाला पता क्या है। URL राइट आंसर इज ए है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इज यूज्ड टू कंप्रेस, किसके लिए यूज किया जाता है, म्यूजिक, वीडियो, इमेज, फ्रेम। इमेज
इमेज के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके आसान आसान पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बताया था आपने? क्या कह रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बताया था? फर्स्ट का बी है आपका डॉट पर इंच। थैंक यू मैम। सेकंड का हो गया मॉडेम। थर्ड का हो गया आपका ए यूआरएल और 4 का हो गया सी इमेज। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अन्य प्रलेखों करनीय कोड में अपनी प्रतिलिपियों एवं स्थापित करने से फैलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल या एंटीवायरस? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस। तो ये क्या करता है, अपने जैसे ही बहुत सारी कॉपी बना लेता है कंप्यूटर वायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाएगा नहीं, फायरवॉल भी नहीं बनाएगा और एंटीवायरस भी नहीं बनाएगा, तो बचा क्या? कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थिति को उत्पन्न करके दुराग्रह करके प्रकार्य शुरू कर देता है? वॉर्म, टॉर्जन, स्पावेयर या लॉजिकल बॉम्ब? लॉजिकल बॉम्ब है। लॉजिकल बॉम्ब है। राइट आंसर है डी। ये इसका मैंने पढ़ाया नहीं था, मगर इसका आंसर लॉजिकल बॉम्ब है। इसका मुझे पता था मैम। बताइए इसके बारे में, कुछ और बता सकते हैं? मैम जैसे कोई मतलब कोई स्पीच देना चाहते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री को स्पीच देना है, तो जैसे 1 जनवरी को देना है, तो उसका डिसीजन पहले रहता है। तो फिर जो हैक करना जो सॉफ्टवेयर जैसा लॉजिक बॉम्ब सॉफ्टवेयर है ना, मालवेयर, तो हैकर जो रहता है, तो 1 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी स्पीच देने वाले हैं, तो वो उसमें जो सॉफ्टवेयर में जो जाता है और उसमें जो तारीख और समय डालता है, और उसी समय उसकी जो स्पीच है वो डिलीट होनी चाहिए। ऐसे कर हैकर उसकी स्पीच डिलीट कर देता है। जान तो ये जो सॉफ्टवेयर वो होता है, इसमें जानबूझकर डाला जाता है इसकी किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए, दुराग्रह करने के लिए। तो उस तरीके में आपका लॉजिकल बॉम्ब हो जाएगा। उसी टाइम पर वो फूट जाता है मैम, इससे ध्यान रख सकते हैं हम। ये लिखा हुआ भी है, देख लेते हैं इसको भी। लॉजिकल बॉम्ब का एक प्रकार है मालवेयर जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थिति को उत्पन्न करने या दुर्घटना प्रकार के शुरू कर देता है। लॉजिकल बॉम्ब कोड का एक टुकड़ा है जिससे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला जाता है, जो निर्देशित शर्तों को और पूरा करते समय एक दुर्भावनापूर्ण फंक्शन सेट कर देता है। इसमें क्या करते हैं, फंक्शन है उसको सेट कर देते हैं। रिक्त एक लॉजिकल बॉम्ब, जिससे भी कभी स्लैग कोड के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक दुर्भावनापूर्ण कोड का एक स्ट्रिंग होता है जिसका उपयोग नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है जब प्रोग्राम की शर्तों को पूरा किया जाता है। तो इसका आंसर आपका डी है। तो आज के आपके क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होते हैं और वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट बताएंगे आज हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स पढ़े हैं। टाइप करें, स्वयं प्रभा, ईजी पाठशाला, एनडीएल, स्वयं प्रभा, एनडीएल, पीजी पाठशाला ने। चलिए अंशु जैन जी बताएंगे आज हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स पढ़े। मैडम नोट नहीं किया है इसलिए। नोट नहीं किया है, ओके चलिए। ट्वेंटी टू पूजा जी बताएं। हाँ जी मैम, हमने मैम आज स्वयं प्रभा, स्वयं और डिजी लॉकर के बारे में पढ़ा है। और हमने आज जो ये पीजी पाठशाला के बारे में पढ़ा है। और मैम MOOC के बारे में पढ़ा है। मैम अभी तो यही याद आ रही है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए स्वयं प्रभा के स्वयं के बारे में बताएं।
मैम जो इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, और ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं। फर्स्ट में आता है वीडियो लेक्चर, सेकंड में जो रीडिंग मटेरियल दिया जाता है उनको डाउनलोड करने के लिए और प्रिंट आउट निकालने के लिए दिया जाता है, और थर्ड के अंदर कुछ उनको सेल्फ असाइनमेंट दिए जाते हैं, और फोर्थ के अंदर मैम जो उनका कुछ ऑनलाइन एग्जाम कुछ कंडक्ट, ये याद नहीं आ रहा है फोर्थ। चलिए ठीक है, अच्छा बताया आपने। चलिए अब मुझे स्वयं प्रभा के बारे में बताएंगे कोई भी। महेश आर्य जी बताएं और टाइप भी करें। जी मैम, ये GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके से मैम 24/7 इसकी जो उपयोगिता के लिए मैम, और चैनल चलाए जाते हैं। हाँ जी मैम, ठीक है। और मैम BISAG के लिए गांधीनगर से स्कोप लिंक किए गए हैं मैम, और NPTEL ITS UGC CE IGNU NCERT आदि द्वारा प्रदान की जाती है मैम, ये सामग्री के लिए, इनको सामग्री प्रदान करने के लिए इसकी सेवा मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैम मुझे और चलिए बताइए। अभी तो ये है मैम मेरे पास। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू। महेश जी, और नेक्स्ट मुझे बताएंगे आप NDL के बारे में बताएंगे, इसके फुल फॉर्म बताएं। NDL के बारे में बताएं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसके बारे में बताएं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। मैम इसमें MHRD द्वारा ये पहल है, और इसमें IIT खड़गपुर भी मतलब इनकी भी पहल है, IIT खड़गपुर और MHRD। इसमें 12 लाख जो डिजिटल फॉर्म में पुस्तक रहते हैं वो हम पढ़ सकते हैं, 12 लाख से ज्यादा। और इसमें जो पंजीकरण किया गया है वो 15 लाख लगभग है, पंजीकरण किया गया है छात्रों द्वारा। इसमें जैसे थीसिस, ऑडियो वीडियो, आर्टिकल्स, बुक्स इत्यादि सामग्री होती है। चलिए यहीं पे हम आज की क्वेश्चन आंसरिंग समाप्त करते हैं, और शांति मंत्र के साथ करेंगे आज की कक्षा का विराम। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करें, लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि